ऐसी क्या स्किल्स हैं या ऐसी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं जो स्टूडेंट्स को एक्चुअली पढ़ना चाहिए? मेरे को लगता है टॉप 3 स्किल्स हैं। क्या एक नॉर्मल टीयर 2 टीयर 3 टाउन वाला बंदा ये गूगल फेसबुक ये बड़ी कंपनीज में जॉब नहीं ले सकता है, या अगर ले सकता है तो उसको किन किन चीज़ों में ध्यान रखना चाहिए? तो अगर आपने कुछ किया नहीं है 4 साल तो आईआईटी बॉम्बे वाले को भी नहीं मिलेगी एंड टीयर 3 वाले को भी नहीं मिलेगी। अभी बहुत क्रेज चल रहा है, सबको AIML इंजीनियर बनना है, ये बहुत डिमांड आने वाली है। What do you do for a living? I'm a machine learning engineer. Artificial intelligence. Jobs. Artificial intelligence. Job. Artificial intelligence. या वही ये एक दो साल जो चलता है कि अचानक से आया ब्लॉकचेन इंजीनियर चाहिए, वो 2 साल लगे, अब फिर ढूंढ रहे हैं कि भाई अब कहाँ है ब्लॉकचेन इंजीनियर की प्लेसमेंट। मुझे लगता है अक्रॉस द वर्ल्ड बहुत काम हो रहा है, ऑल्दो कंपनीज बाहर आके नहीं बोल रही हैं ये बात। इंडिया में तो एकदम से न्यूज चैनल पे ये आ जाएगा एयर इंडिया ने कस्टमर सर्विस सब स्टाफ हटा दिया, लोगों की नौकरी चली गई। हाँ। एक तो ये बड़ी कंपनीज को डर है। मेरे को लगता है स्मार्टफोन में जो मेरे को सबसे बड़ा मैजिक लगता है कि मैं फोन पे क्लिक करता हूँ और उबर कैब मेरे पास कुछ आ जाती है। ऐसा कुछ हम देखेंगे कि हम फोन पे क्लिक करेंगे एंड रियल वर्ल्ड में चेंजेस होंगे विद AI ऑल्सो। नमस्कार दोस्तों, फाउंडर ज्ञान के नए इंटरव्यू सीरीज में आप सबका स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद है मिस्टर मनीष, जो कि बॉस कोडर एकेडमी के फाउंडर हैं, जो कि एक अपस्किलिंग प्लेटफॉर्म है। जैसा कि आपको पता है कि यार इंजीनियर्स का हाल कैसा है, जॉब लगती नहीं है, 4 साल में 10-20 लाख रुपए खर्च हो जाते हैं एंड फिर बेरोजगार घूमना पड़ता है। बट बॉस कोडर एकेडमी स्टूडेंट्स को हेल्प करता है टेक प्रोफेशनल्स में बनने के लिए। तो इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि क्या दिक्कत है हमारे एजुकेशन सिस्टम में, क्यों इंजीनियर्स की जॉब नहीं लग रही है, फ्यूचर पॉसिबिलिटीज कौन कौन से फील्ड में, कैसे आप AI/ML के बेसिस पे अपना स्टार्टअप भी शुरू कर सकते हैं एंड बढ़िया जॉब भी ले सकते हैं। तो वेलकम मनीष टू फाउंडर ज्ञान। थैंक यू अर्नब फॉर इनवाइटिंग मी। तो मनीष, आप छोटा सा इंट्रोडक्शन हमारे ऑडियंस को देंगे? मेरा नाम मनीष है। मैं 2016 में IIT धनबाद कंप्यूटर साइंस से ग्रेजुएट हुआ। उसके बाद मैंने मशीन लर्निंग में काम किया, 8 साल इंडस्ट्री में काम किया एंड देन अब मैं बॉस कोडर एकेडमी का को फाउंडर हूँ। तो मनीष, मेरा पहला सवाल होगा कि अभी हमने रिसेंटली देखा कि IIT बॉम्बे, जो कि इंडिया का टॉप कॉलेज है, उनके 25% बच्चों की प्लेसमेंट नहीं लगी एंड लोएस्ट सैलरी आई थिंक 4 लाख पर एनम की थी। मैंने तो अभी रिसेंटली सुना है कि डॉली चाय वाला एक अपीयरेंस के 5 लाख रुपए लेता है। तो ऐसा क्या हो रहा है हमारे सिस्टम में कि इतने लोगों की नौकरी नहीं लग रही और जिनकी लग रही है वो भी इतने कम सैलरी पे? मेरे को 100% श्योर नहीं है IIT बॉम्बे के क्या नंबर्स हैं इस साल के। ऑल्दो मेरे को ऐसा लगता है पर्सनली कि कॉलेजेस का जो करिकुलम है और जो इंडस्ट्री में रिक्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। तो स्टूडेंट्स अगर कॉलेज में पढ़ भी रहे हैं, बीट एनी कॉलेज, इंडिया में कोई भी कॉलेज हो, वो इंडस्ट्री के लिए रेडी नहीं है। तो वहाँ पे बहुत बड़ा गैप है कि हाउ डू दे बिकम इंडस्ट्री रेडी। जैसे अभी बहुत ज़्यादा फोकस AI पे एंड जॉब्स में काफ़ी रिक्वायरमेंट है टेक जॉब्स में AI की, बट कॉलेज उतनी जल्दी अडेप्ट नहीं कर पा रहे जितनी जल्दी टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है। तो मेरे को लगता है दिस शुड बी वन ऑफ द रीज़न। बाकी आई थिंक काफ़ी सारी ग्लोबल कंपनीज जो IIT बॉम्बे में हायर करती होंगी। रिसेशन बोल रहे हैं US में, 1-1.5 साल से बोल रहे हैं, नॉट श्योर कब आएगा, बट काफ़ी दिनों से रिसेशन की न्यूज़ चल रही है। तो मे बी देयर आर कॉस्ट कटिंग्स, ऑल दोज थिंग्स। सो एक साइकिल है, ठीक हो जाएगी। तो कब से बोल रहे हैं रिसेशन आएगा, कब आएगा, लोग वेट कर रहे हैं, उसी चक्कर में ही सबकी फायरिंग हो रही है। राइट। एक आपने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बोली कि जो इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट्स है वो कॉलेज मीट नहीं कर पा रहा है। बट आजकल हमारे पास मतलब इतने फैसिलिटीज़ हैं, यूट्यूब, ये सारी चीज़ें हैं। तो ऐसी क्या स्किल्स हैं या ऐसी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं जो स्टूडेंट्स को एक्चुअली पढ़ना चाहिए? क्योंकि कॉलेज में तो वो रिक्वायरमेंट फुल नहीं हो रही, तो ये बच्चे पढ़े क्या और कहाँ से पढ़े? सो पहले अगर मैं ये बताऊं कि फुलफिल क्यों नहीं हो पा रही रिक्वायरमेंट्स, तो मुझे लगता है स्टूडेंट्स के लिए गाइडेंस का बहुत बड़ा गैप है। जैसे अगर मैं IIT बॉम्बे में जाता हूँ तो मैं फर्स्ट ईयर से कोडिंग करने लग जाता हूँ, इररेस्पेक्टिव ऑफ क्लासेस में क्या हो रहा है। मैं फिर भी थोड़ा सा, बिकॉज सीनियर्स को देखता हूँ, सक्सेसफुल लोगों को देखता हूँ एल्यूमिनाइज में, तो एक इंस्पिरेशन रहता है कि मेरे को उनके जैसा बनना है तो मैं वो करूँ। पर मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलेजेस जो हैं, जिनको हम छोटे कॉलेजेस बोल सकते हैं, टीयर 2 टीयर 3 बोलते हैं, उन कॉलेजेस में ये सबसे पहले तो गाइडेंस की कमी है कि स्टूडेंट्स आर ऑलवेज कंफ्यूज्ड कि ये करूं या ये करूं। कोई आदमी बोल देता है ऐसा कर लो, कोई बोल देता है वैसा कर लो, जो पाथ है। और अगर उनको कोई बोलता भी है कि ये कर लो तो वो उस पाथ पे स्टिक नहीं करते। लेट्स से मैंने कहा ऐसा कर लो, मेरी बात नहीं समझ आ रही, आपने कहा दूसरी चीज कही, एक पाथ पे भी अगर वो चलेंगे तो मुझे लगता है कॉन्स्टेंटली चलें 1-2 साल तो उसके रिजल्ट्स आएंगे। बट वो क्या जगल करते रहते हैं इधर उधर, कुछ दिन ये पढ़ लिया, फिर ये पढ़ लिया, फिर ये पढ़ लिया, तो उससे
स्ट्रक्चर नहीं आ पाता लर्निंग में और एक चीज़ पे फोकस नहीं होता। अगर मैं बताऊं क्या पढ़ना चाहिए एग्जैक्टली तो मेरे को लगता है टॉप 3 स्किल्स हैं जो अभी अगले 3, 4 या 5 साल में बहुत इंपॉर्टेंट होगी। सो अगर मैं बात करूं कि अगर आपको टेक में जॉब लेनी है, सबसे पहली चीज तो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स मस्ट है इन एनी जॉब इन द वर्ल्ड, बी इट टेक नॉन टेक। टेक के लिए अगर बात करें तो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स मतलब डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स, आपको कोडिंग आना चाहिए। कोडिंग आती है तो मैं ये कहूंगा कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स अच्छी है। दूसरी चीज हो गई कि आपको हायर लेवल सिस्टम डिजाइन का आइडिया होना चाहिए कि अगर कोई सिस्टम आपको दिया जाए कि भाई ये कैसे बनाया जाएगा, तो आप वो सोच पाओ कि अच्छा मैं ये बनाऊंगा, एक डेटाबेस बनाऊंगा, एक फ्रंट एंड बनाऊंगा, एक सर्वर बनाऊंगा। ओवरऑल चीजें बहुत डीपर लेवल पे जाने की जरूरत नहीं है अगर आप उतने एक्सपीरियंस नहीं हो तो, बट आपको सिस्टम डिजाइन का आइडिया होना चाहिए। तीसरा, आपके पास जो भी आप करना चाहते हो, अगर एआई करना चाहते हो तो एआई रिलेटेड कुछ प्रोजेक्ट्स होने चाहिए एंड टू एंड बने हुए। अगर फुल स्टैक करना चाहते हो, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करना चाहते हो तो उसके रिलेटेड प्रोजेक्ट्स होने चाहिए जहां पे आपने जो पढ़ा है वो एक्चुअली में अप्लाई भी किया हो। तो ये अगर 3 चीजें हैं, सिस्टम डिजाइन की नॉलेज, प्रोजेक्ट्स आते हैं और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हैं, तो जॉब मिलना आसान है। जैसे हमारे इन्फोसिस है, टीसीएस है, कॉग्निसेंट है, ऐसे बहुत सारे कंपनीज हैं। ये जब इनके जॉब ऑफर्स आते हैं, मोस्ट ऑफ द जॉब्स जो आती हैं वो 3.6 3.3 लाख, मतलब वो 10 साल पहले भी उतनी थी, हमारे टाइम में भी उतनी है, अब 6 साल बाद भी उतनी है। तो ये भी तो कुछ कोडिंग या कुछ कर रहे हैं, तो इनकी क्यों नहीं सैलरी बढ़ रही? इनके सीईओज और उन सबकी तो सबकी सैलरी बढ़ रही है, बट वो स्टार्टिंग सैलरी तो वही 3 लाख है 10-15 साल से। तो मेरे को अगेन यहाँ पे ये बहुत ही, मेरे को तो गलत लगता है ऐसा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 10 साल पहले भी 3 लाख थी। 10 साल पहले आप बेंगलोर में अगर रहते थे तो मे बी आपका रूम रेंट 5,000 रुपये होता होगा। अब 20,000 रूम रेंट है एक रूम में रहने का, लेकिन सैलरी उतनी ही है। बिल्कुल। तो मेरे को लगता है कि ये क्यों हो रहा है ऐसा, ये तो मोर डिटेल में तो इन्फोसिस या टीसीएस ही बता पाएगा, बट जो भी है बाहर से मुझे अच्छा नहीं लगता ये। ऐसा नहीं होना चाहिए। मे बी लोग स्किल्ड नहीं है, ये एक रीजन हो सकता है, पर अगर लोग स्किल्ड हैं और तो उनको अच्छी, मतलब इन्फ्लेशन के हिसाब से जो सैलरी होनी चाहिए वो मिलनी चाहिए। और एंड ये सही नहीं है जो अगर सैलरीज उनको कम मिलती हैं तो। हाँ, नहीं वही बोलते थे कि अब तो मतलब उस टाइम में 3 लाख अगर आप कमाते तो आपको इनकम टैक्स नहीं देना होता था। अब तो 7 लाख तक कर लिया, बट वो लोग, उनका एम ही है कि भाई हम इनकम टैक्स ब्रैकेट में आ जाए। राइट। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गूगल हो गया, फेसबुक हो गया या फिर अमेजोन हो गया, ये बहुत ज़बरदस्त सैलरीज देते हैं, बट ये कुछ टॉप ही कॉलेजेस में जाते हैं। मोस्टली जो हम देखते हैं कि डे 1 या डे 0 में जो प्लेसमेंट्स होती है। तो क्या, क्योंकि आप भी आईआईटी से हैं, क्या अगर आपको ये कोडिंग या इन फील्ड में नौकरी चाहिए, आईआईटी का डिग्री बहुत हेल्प करता है क्या? एक नॉर्मल Tier 2 Tier 3 टाउन वाला बंदा ये गूगल, फेसबुक, ये बड़ी कंपनीज में जॉब नहीं ले सकता है, या अगर ले सकता है तो उसको किन किन चीज़ों में ध्यान रखना चाहिए? सो ऐसा नहीं है, मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारे एग्जांपल्स देखे हैं, बहुत सारे लोगों के साथ काम किया है जो एज अ फ्रेशर भी ट्विटर में गए हैं, फेसबुक में गए हैं, एज अ फ्रेशर जस्ट आउट ऑफ द कॉलेज, एंड नॉट बिग कॉलेजेस, Tier 3 कॉलेजेस। हर एक कंपनीज के 2 तरह की हायरिंग होती है, एट फ्रेशर लेवल एंड एक्सपीरियंस लेवल ऑल्सो। एक हायरिंग हो गई आपकी जो वो कॉलेजेस में जाके करते हैं, वहां पे वो मे बी सिलेक्टिव कॉलेजेस में जाते हैं, बट ऑफ कैंपस हायरिंग्स भी होती है। ऑफ कैंपस हायरिंग में व्हाट मैटर्स इज योर रिज्यूमे। आपका रिज्यूमे तभी अच्छा होगा जब आपने कुछ प्रोजेक्ट बनाए होंगे, आपके पास 4 साल है इंजीनियरिंग के। लेट्स से फर्स्ट ईयर मैंने मस्ती की, मेरे को समझने में ही लग गया कि इंजीनियरिंग होता क्या है। लेकिन अगर आप सेकंड ईयर से सीरियस हो जाओ तो सेकंड ईयर एंड थर्ड ईयर इज गुड इनफ टू बिल्ड अ वेरी स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो कि आपका गूगल, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट कहीं पे भी जॉब लग सकती है। हर एक कंपनी ऑफ कैंपस हायर करती है एंड आपको वहां पे अप्लाई करना है, जॉब्स मिलेंगी। व्हाट दे आर लुकिंग फॉर इज कि आपके पास स्किल्स हैं कि नहीं है। तो अगर आपने कुछ किया नहीं है 4 साल तो आईआईटी बॉम्बे वाले को भी नहीं मिलेगी एंड Tier 3 वाले को भी नहीं मिलेगी। और अगर आपने किया है कुछ तो आईआईटी बॉम्बे वालों को अपॉर्चुनिटी डायरेक्टली मिल जाएगी और उन्होंने कर रखा है तो सिलेक्शन हो जाएगा। आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ कैंपस के थ्रू मिलेगी, बट जिनका रिज्यूमे अच्छा होता है वो सही में सिलेक्ट होते हैं, एंड मैं जानता हूँ ऐसे बहुत सारे लोगों को। एक मेरा सवाल ये भी था कि आपने बड़ी बड़ी कंपनीज में काम भी किया है। अगर हम देखेंगे ये गूगल हो गया या अमेजोन हो गया, इनके बहुत बड़े बड़े टेक सेंटर्स इंडिया में होते हैं।
तो इंडिया में मतलब टैलेंट तो बहुत है, और ये हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं ये अच्छा भी काम कर रहे हैं, ये इवेंचुअली जाके वहाँ सीईओ बन रहे हैं। बट इंडिया में वैसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनीज क्यों नहीं बन पा रही? क्योंकि हमारे लोग वहाँ सीईओ बन रहे हैं, यहाँ पे इतना R&D काम हो रहा है, क्या दिक्कत रह रही है? इसके मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं कि इंडिया में बड़ी टेक कंपनीज क्यों नहीं बन रही। एक रीज़न जो मेरे को, अगर मैं बिल्कुल बेसिक ग्राउंड लेवल से बात करूं, तो माइंडसेट की एक प्रॉब्लम हो सकती है। इंडियन माइंडसेट जो पिछला माइंडसेट है, लाइक जेन जी कुछ कंपनीज बनाएगा मे बी आगे जाके बड़ी, बट मैं प्रीवियस जनरेशन्स की बात कर रहा हूँ, हमारे पेरेंट्स, उनके पेरेंट्स। तो व्हाट वी हैव सीन इज कि हमारा माइंडसेट बहुत ही कंजर्वेटिव माइंडसेट रहा है, अगर हम जनरेशन ऑन जनरेशन देखें, एंड हम लोग की रिस्क टेकिंग पावर बहुत ही कम है एज अ जनरेशन, राइट। लाइक आज भी मैक्सिमम इंडियंस एफडी करते हैं, हाँ, करेक्ट, राइट। तो वो एफडी के अलावा फिर वो रियल एस्टेट ले लेते हैं मे बी, हाँ, लेकिन स्टॉक मार्केट से बहुत डरते हैं। बिल्कुल। तो बिकॉज वो रिस्क टेकिंग पावर और वो बहुत ही कम है, एंड माइंडसेट वैसा ही बना गया है एकदम कंजर्वेटिव प्ले करने का। तो पहली चीज तो, अगर आपको एक कंपनी बनानी है तो उसके लिए जो आप अभी कर रहे हो वो सब तो छोड़ना पड़ेगा। हाँ, तो वहां पे एक रिस्क टेकिंग पावर चाहिए होती है, जो कि जिसके लिए इंडियंस बने ही नहीं है, या अभी तक की जनरेशन नहीं बनी थी। व्हेन आई टॉक टू यंगर जनरेशन, जब मैं बात करता हूँ मेरे ऑफिस में आउट ऑफ द कॉलेज लोगों से, तो दे हैव अ लॉट ऑफ ज़ील कि वो बहुत कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल। वो एकदम, वो नहीं सोचते कि पेरेंट्स ये कह रहे हैं, हाँ, या मम्मी कह रही है एफडी कर लो, ऐसा नहीं होता। उनके लिए सिंपल है कि यार मेरे को ये करना है तो आई विल डू दिस। तो दे आर हैविंग मोर रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटीज, बिकॉज आई थिंक बेसिक सॉर्टेड है, घर परिवार अच्छा है, सब कुछ बेसिक नीड्स आर सॉर्टेड। पर उससे पहली वाली जनरेशन में बेसिक नीड्स ही सॉर्टेड नहीं थी, तो हाउ विल दे टेक रिस्क? एक रीजन ये हो सकता है। दूसरा रीजन हो सकता है मे बी एक्सेस टू कैपिटल भी इंडिया में कम है। अब तो फिर भी फंडिंग एंड ये सब की बातें हम पिछले 5, 7, 10 सालों से सुनते हैं कि जोमेटो को ये फंडिंग मिल गई या ओला उबर को मिली है, बट ये सब कंपनीज आर वेरी वेरी न्यू, राइट। ये अभी अभी तो आई हैं 10-15 साल से। करेक्ट। इससे पहले जो बड़े इन्वेस्टर्स होंगे दुनिया में, दे माइट नॉट इवन, मतलब वो कंफर्टेबल नहीं होंगे इंडिया में पैसा लगाने में, बिकॉज इंडिया इज टू रिस्की फ्रॉम एवरीथिंग पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम गवर्नेंस पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम, मतलब उनको पता ही नहीं, कोई पास्ट रिकॉर्ड है ही नहीं जब $1 बिलियन कंपनी बनाने का। एज अ अमेरिकन इन्वेस्टर जिसके पास बहुत सारा पैसा है, हाउ विल दे पुट इन मनी कि भाई यहाँ पे $1 बिलियन कंपनी बन सकती है। तो वो चीज भी एक, वहीं अमेरिका में अगर बात करूं तो बहुत ज्यादा एक्सेस टू कैपिटल है, बड़े बड़े लोग हैं, ऑलरेडी चीजें हैं। तो ये और भी रीजंस होंगे, बट मेरे को अभी ये 2-3 चीजें दिमाग में आ रही हैं कि बड़ी कंपनीज क्यों नहीं बन पाई। एंड टैलेंट बहुत है, वही लोग जब अमेरिका जाते हैं तो मे बी दे कैन डू समथिंग, बिकॉज अब जो अमेरिका चला गया है ऑब्वियसली उसकी बेसिक नीड्स तो सॉर्टेड होगी, बिना बेसिक सॉर्ट किए वो अमेरिका नहीं जा सकता। बिल्कुल। तो रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी आ गई, है ना। एंड देन सारा इकोसिस्टम इज सपोर्टिंग, मे बी गवर्नमेंट इकोसिस्टम भी हम कह सकते हैं इंडिया में। कंप्लाइंसेस वो सब उतने इजी नहीं है जितने मे बी दूसरे बाहर के कंट्रीज में है। इंडिया में अगर आपको छोटी सी भी कंपनी स्टार्ट करनी है, देयर आर स्टिल अ लॉट ऑफ कंप्लाइंसेस जो आपको हैंडल करने पड़ते हैं बीइंग अ स्मॉल कंपनी। तो वो भी चीज़ है। अब गवर्नमेंट स्टार्टअप इंडिया ये सब पे फोकस कर रही है, तो मे बी एज थिंग्स विल बिकम इजी, इंडिया विल डेवलप मोर पीपल। टैलेंट की कमी नहीं है, अच्छा, पर आई थिंक इकोसिस्टम ही सपोर्ट नहीं कर रहा है अभी। वो आई थिंक एक इकोसिस्टम, एक तो इकोसिस्टम हो गया और एक वो अंदर का जो रिस्क टेकिंग एबिलिटी। क्योंकि एक मैंने कुणाल शाह का कोट पढ़ा था कि जो बहुत सक्सेसफुल लोग होते हैं, अगर आपको और सक्सेस चाहिए, जो भी आपके पास है वो सब छोड़ के जीरो से स्टार्ट करने में आप में हिम्मत होनी चाहिए कि सारा जो फेम मनी सब कुछ भी चले जाए, आई एम विलिंग टू रिस्क इट ऑल। जैसे एलन मस्क करते हैं कि भाई वो स्पेसएक्स और वो चल रहा है टेस्ला, वो स्टेबल नहीं हुआ, बट सब कुछ छोड़ के भाई ट्विटर भी कर लेंगे है ना, कि उधर पैसे सही से हुए नहीं है बट नहीं कर लेंगे, कि जीरो हुआ तो देखा जाएगा। तो वो रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटीज अभी इंडियंस में करेक्ट। एंड आई थिंक वही जो कि लोग क्या कहेंगे उससे फर्क नहीं पड़ता कि इतनी फायरिंग हो रही है, जबरदस्ती लोग आके काम कर रहे हैं, सबको ऑफिस में आके, नहीं करना है तो करना है, एंड फिर सक्सेस हो जाता है तो फिर सब ताली बजाती हैं। अच्छा, मुझे जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ लगी कि आपने एसेंशियल फ़ोन की कंपनी में काम कर रहा है, एंड आई थिंक जब लॉन्च हुआ था काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट था, एंड आई थिंक फर्स्ट
नॉच वाला फ़ोन था वो, तो बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट था। आई थिंक एंड्रॉयड के को फाउंडर भी वहाँ थे। तो इंडिया में आप देखते हैं कि आई थिंक टॉप 4 या 5 मार्केट है फ़ोन्स का। आपको क्यों लगता है कि यार कोई इंडियन मोबाइल फ़ोन कंपनी नहीं बनी? क्योंकि अब आईफ़ोन्स भी इंडिया में मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, इतने सारे फ़ोन्स इंडिया में बन रहे हैं, चाइनीज़ कंपनीज़ आ रही हैं, यूएस की कंपनी, हर जगह कंपनी आ रही है। तो इंडिया वाले कोई कंपनी क्यों नहीं फ़ोन बना पा रही है? एक तो इसका रीज़न ये हो सकता है, इंडियन कंपनीज को अगर फ़ोन बनाना है, एक तो आपको सबसे पहले फ़ोन बनाने के लिए बहुत सारा इन्वेस्टमेंट, बहुत सारा कैपिटल चाहिए। सारी चीज़ें आपको, हार्डवेयर बनाना है, सॉफ्टवेयर बनाना है। कोई भी हार्डवेयर कंपनी बनाना इनहेरेंटली एट एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इज़ डिफ़िकल्ट। अब अगर स्पेसिफिकली इंडिया की बात करें, तो अगर मेरे को इंडियन कंज्यूमर के लिए एक फ़ोन बनाना है इंडिया में रह के, तो मैं उसका प्राइस पॉइंट ज़्यादा हाई नहीं रख सकता। अदरवाइज हाई रखूंगा तो मुझे एप्पल से compete करना है, सैमसंग से compete करना है हाई प्राइस पॉइंट पे। मुझे अगर एक फ़ोन बनाना है तो मुझे कम प्राइस पॉइंट पे बनाना पड़ेगा, लेट्स से $100 के अंदर, जिसको हम बोल सकते हैं 5 से 10 हज़ार के बीच। 5 से 10 हज़ार में फ़ोन बनाना इज ओनली पॉसिबल जिसके पास बहुत पैसा हो। लाइक जियो कैन बिल्ड अ फोन, जियो फोन बनाया उन्होंने 1000 के अंदर अंदर, स्मार्टफोन 1000 या 10,000 के अंदर स्मार्टफोन है, तो वो सब बना सकते हैं बिकॉज दे हैव इमेंस मनी एंड वो उस पर स्पेंड कर सकते हैं, लॉस भी हैंडल कर सकते हैं। पर एक नॉर्मल इंसान के लिए, लेट्स से अगर मेरे को आज एक स्मार्टफोन कंपनी बनानी है, तो मैं, अगर स्मार्टफोन कंपनी ऑप्शन है, तो मैं अमेरिकन यूजर्स के लिए पहले बनाऊंगा बिकॉज दे हैव हाई पेइंग पावर। तो मेरा प्राइस पॉइंट पे चैलेंज नहीं है, मैं पहले एक प्रोडक्ट बनाऊंगा जो कि हाई प्राइस पे बिक सके, मैं उससे कुछ पैसा आएगा मेरे पास, उसके बाद मे बी आई विल एक्सपेंड इन इंडिया, जहां पे मैं प्राइस कट करने की कोशिश करूंगा। तो ये एक रीजन हो सकता है। दूसरा, मेरे को लगता है इंडियन, अगर मैं सिर्फ फोन्स की बात कर रहा हूं, अभी और चीजों की बात नहीं कर रहा, इंडियन जितने भी प्रोडक्ट हैं हार्डवेयर लेवल पे, वो compete करना एट ग्लोबल लेवल इन टर्म्स ऑफ एंड पॉइंट, क्या बोलेंगे इसको, फिनिशिंग, ओके, वो बहुत ही मुश्किल है। जैसे मैं अभी टाटा की कार चलाता हूँ, पंच चलाता हूँ, ओके, तो उसकी जो फिनिश है, और अगर मैं कोई इंटरनेशनल, लेट से मारुति नहीं, टोयोटा की ले लेते हैं, टोयोटा की नॉर्मल सी गाड़ी चला रहा हूँ सेम रेंज की, उसमें जो फिनिश है कार के अंदर, वो मेरे को अलग लगता है एज कंपेयर टू टाटा में। अच्छा, तो मेरे को लगता है उन्होंने, भले ही टाटा ज्यादा रोबस्ट है, ज्यादा सेफ है, ये सब चीजें हैं, पर जो फिनिशिंग है वो मुझे उनकी अच्छी लगती है टोयोटा की। तो मेरे को ऐसा लगता है ग्लोबल अगर मेरे को आईफोन से compete करना है या किसी सैमसंग से compete करना है, बहुत ही टफ काम है टू बिल्ड अ फोन जो कि उस फिनिश, उस क्वालिटी पे हम इंडिया में रह के बना पाए। एंड आई थिंक ग्लोबली भी पिछले 10-20 साल में कोई ग्लोबल फ़ोन कंपनी नई नहीं आई है जिसका कहीं और बिजनेस ना हो। जैसे एप्पल का ऑफकोर्स बिजनेस लैपटॉप्स में था, वो हुआ, बट अगर हम देखेंगे ये सब जियोनी हो गया, एलई टीवी हो गया, इतने सारे फ़ोन आए, कुछ टाइम चले, वो डूब गए। अब शाओमी ने क्रैक किया और उन्होंने स्केल किया, बट अब वो बहुत सारे डिफरेंट चीज़ों में घुस गए हैं। बट सिर्फ फ़ोन के बेसिस पे ग्लोबली सक्सेसफुल होना आई थिंक ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। आई थिंक नथिंग एक है जो कोशिश कर रहे हैं, है एक जिन्होंने अभी ट्राई किया है, अच्छा किया है, हाँ, पर हाँ, वेरी वेरी टफ मार्केट टू बिल्कुल टू compete इन। हाँ। अच्छा, अभी आते हैं हम आपके एआई और एमएल में। अभी बहुत क्रेज चल रहा है, सबको एआई एमएल इंजीनियर बनना है। आप क्या देखते हैं कि यार ये सही में एक 5-10 साल की जर्नी रहेगी, मतलब इन द सेंस कि बहुत डिमांड आने वाली है, या वही ये 1-2 साल जो चलता है कि अचानक से आया ब्लॉकचेन इंजीनियर चाहिए, वो 2 साल लगे, आप फिर ढूंढ रहे हैं कि भाई अब कहाँ है ब्लॉकचेन इंजीनियरिंग की प्लेसमेंट्स? तो मैं जब एआई की बात करता हूँ तो मेरे को मोस्टली 2 तरह के व्यू पॉइंट्स मिलते हैं, क्योंकि मुझे लगता है ऐसा हर एक चीज़ में होता है, जिसके बारे में भी हाइप होता है उसमें 2 तरह के व्यू पॉइंट होते हैं। एक व्यू पॉइंट ये कहता है कि एआई कुछ मैजिकल कर देगा, या कुछ ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, बहुत मतलब सारी जॉब सब चला जाएगा, एकदम वो हो जाएगा। दूसरा व्यू पॉइंट ये कहता है कि ये कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं होगा, 2-4 दिन में खत्म हो जाएगा। ठीक है, जैसे ब्लॉकचेन वगैरह। और ब्लॉकचेन में भी अगर आप देखोगे, ब्लॉकचेन के जो
स्पोक पर्सन है जो ब्लॉकचेन को मानते हैं, वो बोलते हैं ब्लॉकचेन अभी बहुत बड़ा होगा, हाँ राइट। एंड कुछ है जो उम्मीद छोड़ चुके हैं कुछ नहीं होगा। करेक्ट। तो दोनों व्यू पॉइंट एआई में भी हैं। अगर मुझे क्या लगता है क्या होगा, मुझे लगता है एआई बड़ा होगा, ऑल्दो तुरंत नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि 1 साल में या 2 साल में या 3 साल में होगा। थिंग्स विल टेक टाइम, बट अगले 5 से 10 सालों में वी विल सी अ मेजर शिफ्ट कि एआई ट्रांसफॉर्म करेगा हर एक चीज में। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल दूं, अभी हमें ऐसा लगता है कि हम एआई नहीं यूज कर रहे हैं, ऐसा हमें लगता है कि हम नहीं यूज कर रहे हैं, और हम कर भी नहीं रहे, एक्चुअली में नहीं कर रहे हैं। इसलिए हमें वो दिखाई नहीं देता कि एआई का इम्पैक्ट क्या है, वो दिखता नहीं है। पर अगर हम कस्टमर सर्विस की बात करें तो कस्टमर सर्विस, एयर इंडिया को मैंने अभी कॉल किया था कुछ दिनों पहले, तो एयर इंडिया की कस्टमर सर्विस इज वन ऑफ द वर्स्ट इन द वर्ल्ड। आप उन पे कॉल करो, आधे टाइम तो कॉल नहीं उठेगा, और अगर उठेगा तो आपको रिजोल्यूशन नहीं मिलेगा। बट नाउ दे हैव इंटीग्रेटेड एआई, और कस्टमर सर्विस जो चीज पहले से ही इतनी खराब थी अब थोड़ी अच्छी हो गई है। तो एआई लाने से एटलीस्ट कुछ रेस्पॉन्स मिल रहा है, फर्स्ट रेस्पॉन्स इजी आ रहा है, चैटबॉट टाइप्स का, चैटबॉट टाइप का। एंड मतलब मेरे को रिजोल्यूशन मिल गया मेरी प्रॉब्लम का, छोटी प्रॉब्लम थी, और वो पूरा रिजोल्यूशन एआई ने दे दिया। अगर ह्यूमन होता वहां पे तो उसमें मेरे को ऐसा लगता है हफ्ता 10 दिन तो लगा देते वो छोटी सी चीज रिजॉल्व करने में। कस्टमर सर्विस एक बहुत बड़ी चीज है जिसपे मुझे लगता है अक्रॉस द वर्ल्ड बहुत काम हो रहा है। ऑल्दो कंपनीज बाहर आके नहीं बोल रही हैं ये बात, क्योंकि मुझे ऐसा, ये मेरा पर्सनल गट फीलिंग है, जैसे अगर मैं बॉस कोडर में एआई हम लोग यूज कर रहे हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो हमारे होते हैं प्लेटफॉर्म पे, उनको चेकिंग करने के लिए 7 आउट ऑफ 10, 8 आउट ऑफ 10 सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के आंसर चेक करने के लिए कि आपने कितना अच्छा आंसर दिया, उसके लिए हम चैट जीपीटी की एक एपीआई यूज कर रहे हैं। अच्छा। लेकिन हम इसको बहुत मार्केट नहीं करते, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है अभी एआई, अगर मान लेते हैं कोई बड़ी कंपनी, लेट्स से एयर इंडिया, वो मार्केट करने लग जाएगी कि हम एआई से कस्टमर सर्विस दे रहे हैं, तो एक मतलब इंडिया में तो एकदम से न्यूज चैनल पे ये आ जाएगा एयर इंडिया ने कस्टमर सर्विस सब स्टाफ हटा दिया, लोगों की नौकरी चली गई। एक तो ये बड़ी कंपनीज को डर है कि इस नरेशन को कैसे हैंडल करेंगे। दूसरा, अगर उस चैटबॉट ने कुछ गलती कर दी, तो जैसे चैट जीपीटी कुछ गलत दे देता है तो फिर से न्यूज आती है कि यार ये गलत हो गया, ये खराब है, और एकदम से मतलब बहुत इम्पैक्ट होता है कि रेगुलेट करो ये करो। तो ये चीजें, इन चीजों से बचने के लिए अंडर द हुड बहुत बड़ी कंपनीज आर ऑलरेडी यूजिंग एआई इन द कस्टमर सपोर्ट सेक्शन, जहां पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट हो रहा है ऑलरेडी। लेकिन वही है, वो कंपनीज बहुत ज्यादा खुल के बाहर ऑडियंस में नहीं बोल रही है, बिकॉज मे बी दे हैव सम फियर्स ऑल्सो कि इसका अगर कुछ ऐसा, मतलब एक तो वही जॉब कट वाली चीज उनको हैंडल करनी है, दूसरी उनको हैंडल करनी है कि कुछ गलत हो गया तो कैसे हैंडल करेंगे। तो वो मार्केट नहीं कर रहे, पर स्टिल दे आर यूजिंग इट। दूसरा, मेरे को लगता है डेवलपर्स, अभी मैं अपने टीम में अगर डेवलपर्स से बात करता हूँ, वो उनकी प्रोडक्टिविटी हैज ऑलमोस्ट डबल्ड, क्योंकि वो हर चीज चैट जीपीटी से पूछ के कर रहे हैं। लेट्स से उनको कहीं ये दिक्कत आ रही है, ये कोड में कैसे करूं, या ये चीज कैसे रिजॉल्व होती है, दे आर, मतलब उनका एक टैब चैट जीपीटी का खुला हुआ है, दे आर यूजिंग एआई फॉर दैट। जहां डाउट हुआ, इंस्टेड ऑफ गोइंग कि किसी मतलब दूसरे बंदों से पूछूंगा, ये करूंगा या फिर गूगल करूंगा, दे आर यूजिंग एआई असिस्टेंट। गिटहब कोपायलट एक यूज हो रहा है, मतलब कोड को करेक्ट करने के लिए। जैसे आपने कोड गलत लिख दिया, लेट्स से स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, ठीक है, तो स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, अब एआई ऑटोमेटिकली स्पेलिंग सही कर देगा। अच्छा, जैसे हम नॉर्मल इंग्लिश जब लिखते थे डॉक में, वो सही कर देता था, अब कोड में भी ये चीज आ गई है। अच्छा। तो कोडर्स, बिकॉज वो टेक्नोलॉजी को थोड़ा जल्दी अडेप्ट कर लेते हैं, तो दे आर ऑलरेडी यूजिंग इट। और बहुत मैंने अभी कुछ कहीं पे पढ़ा था कि 73% से ज्यादा डेवलपर्स आर यूजिंग एआई प्रोडक्ट्स इन द डेवलपमेंट वर्क। अच्छा। तो आप देख लो कितने बड़े स्केल पे यूज कर रहे हैं लोग। तो हो रहा है, एआई का एडॉप्शन हो रहा है, पर हमने ऐसा कुछ नहीं देखा अभी तक जिसको हम ये कह सकते हैं कि कुछ मैजिक हो जाए, जिससे, जैसे मेरे को लगता है स्मार्टफोन में जो मेरे को सबसे बड़ा मैजिक लगता है कि मैं फोन पे क्लिक करता हूँ और उबर कैब मेरे पास कुछ आ जाती है। तो मतलब मैंने स्मार्टफोन में क्लिक किया और रियल वर्ल्ड में चेंजेस हो गए। दिस इज व्हाट स्मार्टफोन हैज डन। एआई ने अभी ऐसा कुछ नहीं किया है
दूसरा ये कस्टमर सपोर्ट में हम डेली नहीं बात करते, हाँ तो हम वो एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन इन द नेक्स्ट 5-10 ईयर्स प्रीटी श्योर कि ये जो चेंजेस हो रहे हैं काफी बड़े लेवल पे हो रहे हैं, एंड ऐसा कुछ हम देखेंगे कि हम फोन पे क्लिक करेंगे एंड रियल वर्ल्ड में चेंजेस होंगे विद एआई आल्सो। तो मे बी ऐसा कुछ होगा अभी आने वाले साल में। तो यहाँ पे आपने बताया कि ऐसे ये जो कस्टमर सपोर्ट वाला डिवीजन है ये इसको ऑलमोस्ट अब एआई रिप्लेस कर देगी, बट अभी क्योंकि आप काफ़ी इंडस्ट्रीज में काम करते हैं, बात करते हैं, आपको क्या लगता है कि यार फ्यूचर में कौन सी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो कि ऑलमोस्ट ख़त्म हो सकती हैं, एंड कौन सी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जिसमें बहुत अपॉर्चुनिटीज़ निकल के आएगी? क्योंकि अब जैसे कि अगले 5 साल में सब एआई बदलने ही वाला है, तो क्या चीज़ नहीं करनी है, क्या चीज़ करनी है? क्योंकि यहाँ पे मैंने एक फनी मीम भी देखा था, हम यूज़ करते हैं जैसे चैट जीपीटी 4 ये सब आ गया है, ये काफ़ी अच्छे फोटोज़ एंड वीडियोज़ बनाने लग गया है। तो एक इंसान ने बोला था कि यार मैं चाहता था कि एआई मेरा घर का साफ सफाई काम करे सो दैट मैं क्रिएटिव काम कर पाऊँ। एआई तो सारा क्रिएटिव काम ले जा रहा है, अब मैं क्या साफ सफाई करता रहूँगा? तो क्या आपको अपॉर्चुनिटीज़ दिखती हैं, क्या क्या लगता है कि अब ये चीज़ें तो एआई रिप्लेस कर देगा पूरा? अभी एआई की जो स्टेज है, अभी एआई ने ये कर लिया है कि उसको टेक्स्ट समझ में आने लग गया है। अच्छा, एट द करंट स्टेज अगर हम बहुत ही बेसिक लेवल पे बात करें तो जो लिखी हुई चीजें हैं टेक्स्ट, कोई भी भाषा में, कोई भी भाषा में भी वो कन्वर्ट हो जाएगा धीरे धीरे। अभी में भी इंग्लिश ज्यादा आ रही है, धीरे धीरे वो सब में चला जाएगा। तो एआई को अभी आपकी लैंग्वेज समझ आ गई है, तो लैंग्वेज रिलेटेड जितने भी टास्क हैं वो एआई कर सकता है अभी इजीली। अब धीरे धीरे ये चीजें और बढ़ेंगी तो वो दूसरे टास्क भी कर पाएगा, लाइक साफ सफाई भी कर पाएंगे। वो थोड़ा सा रोबोटिक्स का एंड सेंसर्स का काम ज्यादा है कि वो देखना कहाँ गंदगी है उसको उठाना, तो वो भी कर पाएंगे। बट आई थिंक हम जब एआई के बारे में सोचते हैं तो जो हमारे दिमाग में विजुअल आता है वो रोबोट जैसा कुछ आता है कि एआई है तो कोई रोबोट होगा, वो कुछ करेगा, आयरन मैन जैसा कुछ आता है। तो अभी जो एआई की स्टेज है वो टेक्स्ट पे ज्यादा है कि जो भी चीज टेक्स्ट से रिलेटेड है वो एआई कर पा रहा है। एंड आने वाले, अगर मैं आप बताऊं कि आने वाले कुछ दिनों में जो अपॉर्चुनिटीज हैं एआई में, अगर किसी को एआई पे कोई कंपनी बनानी है या एआई पे कोई प्रोजेक्ट करना चाहता है, मुझे लगता है कस्टमर सर्विस, कस्टमर सपोर्ट के अराउंड ही अगर यूज केसेस ढूंढे जाए तो दीज आर गोइंग टू बी वेरी वेरी बिग इन द नेक्स्ट 3-4 years 5 years। उसके बाद क्या होगा वो तो मैं भी अभी नहीं बता सकता, पर अगर आज मेरे को एआई रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट बनाना है तो आई विल श्योरली पिक कस्टमर सपोर्ट। एंड कस्टमर सपोर्ट में मैं देखूंगा कहाँ पे गैप्स हैं, कौन अच्छे से नहीं कर पा रहा है कस्टमर सपोर्ट, उनका कस्टमर सपोर्ट सॉल्व अगर मैं कर दूं तो आई थिंक ये एक $1 billion अपॉर्चुनिटी हो सकती है, जैसे आपने बोला कस्टमर सपोर्ट बट स्पेसिफिक यूज केस के लिए। मान लो हॉस्पिटल्स का जो कस्टमर सपोर्ट है उन्होंने उन्हीं के साथ इंटीग्रेट किया। रिसेंटली मैं पढ़ रहा था कि जो मान लो ये जो क्या नाम है, अर्बन कंपनी जो काम करती है, तो उनका अगर जो बुकिंग होता है कि मुझे बार्बर चाहिए कि ये चाहिए कि ये चीज़, वो अगर ऑटोमेट हो जाए, जो उनका जो सपोर्ट में कॉल ना करके आप चैटबॉट से ही करके वो शेड्यूल कर दे सारा, है ना, कि आपने इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग कि भाई मुझे कल 12 बजे ये प्लम्बर चाहिए, वो आपने इंस्टेड ऑफ टॉकिंग टू अ पर्सन आपने वही बुक कर दिया। राइट। तो आई थिंक ऐसे जो मेडिकल का एक यूज केस हो गया, मे बी एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स के कुछ अलग यूज केस होंगे कस्टमर सपोर्ट के। आपने ऐसे बोला हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में, एयरलाइन के, होटल्स के, इनके कस्टमर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव्स डिफरेंट बात करते हैं। अभी क्या है कि आई फील जब हम कस्टमर सपोर्ट को करते हैं 1 दबाओ 2 दबाओ 4 दबाओ 8 दबाओ, उसमें आधा घंटा निकल जाता है। बट एआई अगर करेगा ये काफ़ी फास्ट एंड काफ़ी एफिशिएंट कर सकता है। एंड आई थिंक हर इंडस्ट्री में, क्योंकि कस्टमर सपोर्ट इतना इंपॉर्टेंट मैट्रिक है, एक्सपीरियंस मैटर करता है, तो काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी बनेगी। राइट। जैसे अमेजोन अपने कस्टमर सपोर्ट के लिए माना जाता है, तो अमेजोन का बहुत अच्छा है, पर अमेजोन लेवल का अगर किसी और कंपनी को बनाना है और वो ह्यूमन से नहीं स्केल कर सकता, तो एआई से स्केल हो सकता है एंड इट कैन बी ऑन द लेवल ऑफ अमेजोन ऑल्सो। तो मनीष, आपने ग्लोबल कंपनीज जैसे एसेंशियल के साथ काम किया, एंड जब वो आए थे मैं भी काफ़ी एक्साइटेड था कि यार बिना मतलब फर्स्ट नॉच के साथ फ़ोन है, एंड्रॉयड के फाउंडर आई थिंक एंडी रूबिन ने शुरू किया था। तो वहाँ पे आपने क्या क्या चीज़ें सीखी, क्योंकि इतने बड़े लीडर हैं, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, एंड क्या गलतियाँ की वजह से आपको लगा कि वो कंपनी चली नहीं? एसेंशियल के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ, पहले मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँ। तो एसेंशियल क्या है? एसेंशियल एक वॉइस फोकस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना चाहती थी, एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जिसपे सब कुछ वॉइस से हो सके।
अच्छा। एंड मेरा बैकग्राउंड उससे पहले सैमसंग में मैंने जब काम किया था तो स्पीच रिकॉग्निशन पे काम किया था। तो एसेंशियल इंडिया में एक नया ऑफिस सेटअप कर रही थी एंड उस टाइम मेरे को अपॉर्चुनिटी मिली एसेंशियल के साथ काम करने की। एंड बिकॉज मेरा बैकग्राउंड स्पीच रिकॉग्निशन पे था तो मेरे को वो मैं वहाँ पे सिलेक्ट हो गया कि भाई स्पीच रिकॉग्निशन आता है तो लेट्स हायर मनीष एंड ठीक है हम काम करेंगे। Cool. तो ऐसे मेरे को एसेंशियल में अपॉर्चुनिटी मिली, मैंने मेरे इंटरव्यूज हुए, मैंने क्रैक किए एंड मैंने एसेंशियल ज्वाइन कर लिया। अब एसेंशियल का विजन था एक वॉइस फोकस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना। तो बिकॉज एंड्रॉइड एक ओपन सोर्स है उसके ऊपर ही हम इनहेंसमेंट कर रहे थे, उसमें सब कुछ वॉइस पे होना था एंड सब कुछ प्राइवेसी फोकस्ड भी था। मतलब सर्वर बहुत ही कम जगह पे यूज कर रहे थे, जितना हो सकता है कंप्यूटेशन ऑन डिवाइस करना था। तो बेसिकली हमको कुछ टाइप वाइप नहीं करना की जरूरत थी, टाइप करने की जरूरत नहीं थी, आप रिमोट की तरह ऐसे बात करोगे। हाँ। वॉइस भी था एंड देन प्राइवेसी भी एक फोकस था कि सर्वर पे कम से कम चीजें भेजनी है, जो चीज डिवाइस पे हो सकती है वो डिवाइस पे हो। एंड ये कब कौन से साल की बात होगी? ये है 2018-19 की बात है, ये अराउंड दैट टाइम। तब के लिए तो काफी मतलब एडवांस वाली चीज काफी एडवांस, मतलब एट दैट टाइम ऐसा कोई और कंपनी नहीं सोच रही थी। एआई भी इतना बड़ा नहीं हुआ था, नो वन वाज अवेयर कि एआई इतना बड़ा हो जाएगा। उस टाइम एआई बस नॉर्मल सा एआई होता था एंड कोई ऐसी बड़ी चीज एआई में किसी बड़ी कंपनी ने कोई मेजर ब्रेक थ्रू नहीं था एआई में, बस रिसर्च फेज में ही था। तो उस टाइम पे एंडी रूबिन का ये सोचना कि हम एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम बनाएंगे, तो वो बहुत ही एडवांस विजन था। एंड ही इज लाइक ये जो बहुत बड़े फाउंडर्स हैं, दे आर रियली बिग विजनरीज बिकॉज उन्होंने आपसे बहुत साल पहले एंड्रॉइड बनाने की सोची, राइट? जब एंड्रॉइड का को फाउंडर थे वो, देन अभी वो ये वाली चीज बना रहे थे। आई थिंक विजन ऐसा नहीं है इंडिया में लोगों के पास विजन नहीं है। मैंने उनसे मेरी मतलब एंडी रूबिन केम टू इंडिया कुछ दिनों के लिए, 3-4 दिनों के लिए। तो वी हैड अ मीटिंग, नॉट ओनली मी बट द होल टीम। तो एंडी रूबिन की 2-3 दिन पहले अंबानीज के साथ मीटिंग थी टू सेल हिज फोन, लाइक जो एसेंशियल फोन था वो उनको मतलब इंडियन कंज्यूमर्स के लिए लॉन्च करना था। दे वर थिंकिंग ऑफ पार्टनरिंग विद जियो। ठीक है। तो वहां पे उनको ये फिगर आउट हुआ कि अंबानी ने ये कहा कि भाई मैं ये फोन तो ले लूंगा बट मेरे को $100 से नीचे चाहिए। अच्छा। आपने फोन बनाया है जो मतलब $600-700 का है, मेरे को तो बहुत सस्ता चाहिए। मैं मासिस पे मार्केटिंग की बात सब कुछ हम कर देंगे बट चीज तो $100 प्राइस जो है, हमें प्राइस पॉइंट कम चाहिए, उसी पे काम हो सकता है। तो जब मैंने उनसे बात की तो मेरे को उन्होंने ये भी बताया उनका और क्या कॉन्वर्जेशन हुआ। एंड ही वॉज रियली शॉक्ड टू सी कि जियो ने इंडिया में कैसे एग्जीक्यूट किया। मतलब उन्होंने लिटरली मतलब उनके जो वर्ड्स थे वो मेरे को आज तक याद है। उन्होंने ये बोला कि हमने जो यूएस में एंड्रॉइड या गूगल जो बनाया है वो कुछ भी नहीं है जो जियो ने इंडिया में ग्राउंड लेवल पे जो ट्रांसफॉर्मर लगाए हैं गांव में जाके, वो करना इज मैसिवली डिफिकल्ट एज कंपेयर टू एक डिजिटल बिजनेस बनाना। डिजिटल बिजनेस में तो सब कुछ खुद हो रहा है, आपको ग्राउंड लेवल पे कुछ नहीं करना है, बट डीलिंग विद द ग्राउंड रियलिटी एंड हर एक गांव शहर में आपको ट्रांसफॉर्मर लगाना, दैट वाज अ वेरी बिग थिंग। तो ऐसा नहीं है इंडिया में विजनरी लोग नहीं है, लाइक इफ वी टॉक अबाउट टाटास एंड बजाज एंड अंबानीज एंड अडानीज, they have very big dreams, very big visions, right? तो इंडिया में भी लोग कर रहे हैं, पर वही है बहुत there are very few people who are able to deliver that because जो कैपिटल है उसकी बहुत कमी है। मतलब वो इंडिया मार्केट को क्रैक करने के लिए जो कैपिटल चाहिए वो हर इंसान के पास एक्सेसिबल नहीं है। अगर आपको मास पे उतनी बड़ी कंपनी बनानी है कि इंडिया में वो वायरल हो जाए कंपनी, उसके लिए बहुत पैसा चाहिए जो हर आदमी के पास है नहीं। बिल्कुल। एंड ये सारे जैसे कि क्योंकि इतने बिजनेस हाउसेज हैं, इतने बड़े बिजनेस हाउस हैं, इनके इतने रेवेन्यू सोर्स हैं, तो शायद इसीलिए ये रिस्क ले पाते हैं। दे आर एबल टू टेक दीज रिस्क और तो वो विजन जो है वो एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं। जरूरी नहीं है वो सारे विजन अंबानी जी के ही होते हैं, विजन कैन कम फ्रॉम सम टीम मेंबर आल्सो, बिल्कुल राइट? आइडियाज तो बहुत सारे हैं, पर एग्जीक्यूट करने के लिए जो मेहनत एंड जो पेइंग पावर चाहिए वो अभी कुछ कॉन्सेंट्रेटेड जगह पे ही है इंडिया में। इसलिए आई थिंक वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन भी ऐसा है
हाँ। बहुत ज़्यादा स्क्यूड है, बिल्कुल। पर एनीवेज जैसा है वो हाँ। है। अरे आपने क्योंकि अभी आप एडटेक इंडस्ट्री में ही हैं, इससे पहले भी आपने एडटेक स्टार्टअप शुरू किया था। अभी हमने कोविड के टाइम में हमने देखा कि क्या बूम हुआ था एडटेक का। आई थिंक बायजूस दुनिया की मोस्ट वैल्यूड एडटेक स्टार्टअप बन गई थी, $22 बिलियन। अनअकैडमी इन सब ने भी काफ़ी ग्रो किया। अभी अगर हम देखेंगे कि यार ये सब काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं, इवेंचुअली इनको ऑफलाइन सेंटर खोलना पड़ रहा है, जो कि पहले भी थे, तो कुछ ज़्यादा नया नहीं हुआ। तो आप क्या देखते हैं कि यार क्यों ये जो एडटेक स्टार्टअप्स हैं क्यों फेल हो रहे हैं? आपके हिसाब से क्या रीजन है? क्योंकि आपने भी एडटेक स्टार्टअप पहले भी चलाया, अभी भी चला रहे हैं। 2 पॉइंट्स में मैं इसका आंसर दूंगा कि एडटेक क्यों फेल हो रहा है। मुझे लगता है ये बेसिक बिजनेस की प्रॉब्लम है, इसका अच्छा। कोई एडटेक से लेना देना नहीं है। पहली चीज जो मे बी बायजूस और अनअकैडमी नहीं कर पाए, वो सस्टेनेबिलिटी नहीं देख पाए। प्रॉफिटेबल नहीं थी कंपनीज, वो एक प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं बना पाए एट द एंड। फंडिंग के बेसिस पे जस्ट ग्रो करते रहे विदाउट थिंकिंग अबाउट कि यूनिट इकोनॉमिक्स कैसे मैं हर एक कोर्स जब सेल करूंगा कैसे प्रॉफिटेबल बनूंगा। वो चीज बिकॉज उन चीजों पे काम नहीं किया गया, इसलिए वो चीजें शायद फेल हो गई। और वो एडटेक से रिलेटेड नहीं है, ऐसी बहुत सारी कंपनीज दूसरे फील्ड में भी मिलेंगी जो अगर वो नहीं, जैसे डंजो, हाँ। वो नहीं फिगर आउट कर पाए। दे वर फंडेड बाय गूगल आल्सो, बहुत बड़ी कंपनी है। क्विक कॉमर्स इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग थिंग इन इंडिया करंटली। एंड आई थिंक उन्होंने मतलब मुझे तो पता है उन्होंने कि स्टार्ट किया, start दे उन्होंने वर द किया था। फर्स्ट कंपनी, बिल्कुल। पर वो नहीं कर पाए, नहीं ग्रो कर पाए। हाँ। इट डजंट मीन कि उस मार्केट खराब है। क्विक कॉमर्स जेप्टो ने फिगर आउट कर लिया, अब एवरीवन इज आफ्टर क्विक कॉमर्स। जोमेटो भी कर रहा है, स्विगी भी कर रहा है, जियो भी सोच रहा है क्विक कॉमर्स में घुसने की। इनफैक्ट रिलायंस ने डंजो में भी हाँ, इन्वेस्ट किया। रिलायंस ने डंजो में भी इन्वेस्ट कर रखा है। तो हाँ। कोई कंपनी हो सकता है दे स्टार्ट एंड दे आर नॉट एबल टू फिगर आउट कि क्या हो रहा है। एंड रीजन वही है कि उस टाइम, एट द टाइम ऑफ कोविड, बहुत ज्यादा मतलब थोड़ा सा टेक्निकल हो जाएगा, पर अगर मैं बहुत सिंपल वर्ड्स में बात करूं तो एट द टाइम ऑफ कोविड के टाइम पे लोगों की इनकम खत्म हो गई थी। हाँ। इनकम खत्म हो गई तो गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट रेट कम कर दिए। मतलब आप लोन पे लेके काम कर लो पर आप जिंदा रहो एटलीस्ट। करेक्ट। जब लोन के रेट कम हो गए तो पैसा, लोग जो बड़े बड़े लोग थे, जैसे लेट से बहुत बड़ा कोई जिसके पास कॉर्पोरेट हाउस है, हाँ। उन्होंने क्या किया, लोन ले लिया सस्ते रेट पे। अब उनके पास बहुत सारा पैसा आ गया, तो उन्होंने वो फंडिंग के रूप में बहुत सारी कंपनीज में, जैसे बायजूस में या अनअकैडमी में या सेवरल अदर कंपनीज में, उन्होंने खूब भर भर के पैसा लगाया। अब जब पैसा लगा दिया बहुत ज्यादा, कंपनीज ग्रो हो गई ऑन द बेसिस ऑफ मार्केटिंग, बट वो सस्टेनेबल नहीं थी एंड दैट्स वाई वो नहीं कर पाए, प्रोडक्ट मार्केट फिट नहीं ढूंढ पाए। मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूं तो मैंने इससे पहले, बॉस कोडर से पहले, एक और स्टार्टअप किया है विच वाज कॉल्ड जिनी। दिस वाज अ इंग्लिश लर्निंग ऐप। तो इंग्लिश लर्निंग उस टाइम क्या इंसाइट था कि इंडिया में ऑलमोस्ट अगर आपको कोई भी जॉब चाहिए तो इंग्लिश आनी चाहिए। हर जॉब के लिए रिक्वायर्ड है इंग्लिश। तो हमने ये सोचा कि ऐसे बहुत सारे ऐप चाइना में एंड यूरोप में एग्जिस्ट करते थे। जैसे यूरोप में एल्सा करके एक ऐप है जो कि इंग्लिश लर्निंग का ऐप है, जिसमें आपकी प्रोनाउंसिएशन इंप्रूव हो जाती है। आप बोलो एंड वो आपको स्कोर करता है कि आपने कितना अच्छा बोला। ओके, वहाँ पे कुछ एआई ऐसा कुछ होगा? हाँ, एआई है बैकग्राउंड में। हाँ। जो आप सुन रहा है आप क्या बोल रहे हो, एंड देन उससे स्कोर दे देता है। आपने 10 आउट ऑफ 10 बोला, 5 आउट ऑफ 10 बोला, ऐसे बोला। डुओलिंगो जैसा क्या? डुओलिंगो। हाँ। नहीं, डुओलिंगो भी है एक, बट डुओलिंगो तो थोड़ा आई थिंक टेक्स्ट बेस्ड है वो। टेक्स्ट बेस्ड है, वॉइस बेस्ड नहीं, कम है। हाँ। ऐसे और भी चाइना में ऐप है, जैसे लियू लिशु करके एक चाइना में $1 बिलियन कंपनी है। ऐसी एल्सा भी एक $multi-million कंपनी है। तो हमने सोचा इंडिया में भी शायद कुछ ऐसे की रिक्वायरमेंट है। पर अगेन वहां पे हमारा इंसाइट क्या आया कि जो इंग्लिश लर्निंग सीखना चाहता है यूजर, वो 200-300 रुपीज ही पे करता है ऑफलाइन क्लासेस में भी। अच्छा, ओके। तो वो उतना ही पे करेगा। हाँ। 200 रुपीज पेमेंट पे मेरे को एक सस्टेनेबल रेवेन्यू बनाने के लिए मुझे कितना सेल करना पड़ेगा? मेरे को बहुत ज्यादा लोगों को, मतलब मैं जब 10,000 लोगों को सेल करूंगा तब मेरे पास 2 करोड़ रुपए आएंगे। तो इट वॉज टू डिफिकल्ट टू स्केल दैट, या 2 करोड़ या 2 लाख ही आएंगे शायद 10,000 लोगों को। वो मैथ देख लेंगे, जो भी आप लोग कर लेना। पर बेसिकली मतलब बहुत डिफिकल्ट था वहां पे पैसा, प्रॉफिटेबल बिजनेस बनाना।
दैट्स वाई हमें वो बंद करना पड़ा। हाँ, आइडिया वॉज वेरी गुड, इट इज स्टिल रिक्वायर्ड, आई नो कि उसकी जरूरत है, पर पेइंग कैपेबिलिटी लोगों की इंडिया में, जैसा मैंने पहले भी कहा था, पेइंग कैपेबिलिटी पे बात आ जाती है कि यही चीज यूरोप में चल रही है, बिकॉज दे आर विलिंग टू पे अ हायर प्राइस एंड आई थिंक फॉर उनका दैट सर्विस। जीडीपी पर कैपिटा ज्यादा है, हाँ, लोग ज्यादा कमा रहे हैं, वही तो- ज्यादा कमा रहे हैं तो उनकी Correct. स्पेंडिंग पावर ज्यादा है, हाँ, इसलिए वहां पे वो बिजनेस बन पाया। एंड उनके वही है ना कि जहाँ पे लोग ज्यादा कमा रहे हैं, वो अगर इसमें ऑफलाइन क्लासेस लेंगे उनको बहुत ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे। Right. अगर वो इंग्लिश के ऑफलाइन क्लासेस लेते हैं तो उस बेसिस में ऐप काफी सस्ता पड़ता, बट इंडिया में उल्टा है, सभी कम कमा रहे हैं तो सब ऑफलाइन ही कर देना है। एंड इंडिया में अगर मैं सिर्फ एजुकेशन की बात करूं, तो जैसे आपने कहा लोग ऑफलाइन की तरफ क्यों जा रहे हैं अब हाँ। कंपनीज, तो ये मेरा एक इंसाइट है। आईफोन लेना एक एस्पिरेशन है लोगों का, हाँ। ऐसे अच्छी एजुकेशन से जो उनको आउटकम मिलता है वो भी एस्पिरेशनल है, हम्म, तो दे आर नॉट वरीड अबाउट मनी। एफोर्डेबिलिटी की प्रॉब्लम नहीं है, होगी मतलब बहुत जगह पे होगी एफोर्डेबिलिटी की प्रॉब्लम, बट अभी जो हम सॉल्व कर रहे हैं वो एफोर्डेबिलिटी के लिए नहीं कर रहे हैं। व्हाट बॉस्कोडर इज सॉल्विंग इज वैल्यू फॉर मनी करंटली। okay. मे बी हम एफोर्डेबल सॉल्यूशंस पे भी जाएंगे बाद में, लेकिन अभी हम बायजूस और अनअकैडमी की तरह टू एफोर्डेबल पे नहीं जा रहे हैं कि हम 500 रुपए में कुछ सर्विस दें जो कि हमें खुद को वो 50,000 में पड़ती है, लेकिन मैं वो 500 रुपए में दे रहा हूँ, वो अभी हम नहीं कर बट रहे ये हैं। फिजिक्स वाला फिर कैसे क्रैक कर पा रहा है? मे बी दे हैव क्रैक्ड द मॉडल, राइट। हाँ, वो मेरे को एक्चुअल इंसाइट्स नहीं है कि फिजिक्स वाला क्या कर रहा है, बट अगर वो कर रहे हैं बहुत अच्छा है, एंड वंस दे क्रैक दैट मॉडल मे बी वी विल आल्सो लर्न समथिंग फ्रॉम देम, एंड हम भी उस पे कुछ काम करने की सोचेंगे। एंड वो बात तो सही है कि इंडिया में जितना मैंने देखा कि इधर आप होप बेचते हो या फिर स्टेटस बेचते हो। तो मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास को आप स्टेटस बेचते हो, तो महंगी शादियाँ, महंगे कपड़े, तो इसलिए सारी महंगी चीज़ें इंडिया में बहुत बिकती है, जिसमें टैक्स आप कितना भी लगा लो, वो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बड़े बड़े ये घड़ियाँ, ये सब बिकती हैं। और बाकी जो लोअर मिडिल क्लास, लोअर क्लास, इनको होप बेचा जाता है। तो जो एजुकेशन है उनको भी एज अ होप बेचा जा रहा है कि ये करोगे तो फिर आप अमीर बन जाओगे। हाँ, गेमिंग में भी जो गेमिंग कंपनीज है उसको भी एज अ होप बेचते हैं, जो एस्ट्रोलॉजी है वो भी एज अ होप बेच रहे हैं कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। क्योंकि इनको अगर एक्चुअल प्रोसेस बता दें कि कोडिंग में इतनी मेहनत करनी पड़ेगी या एक्चुअल इतनी सैलरी के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ेगी, शायद लोग देना। बट अगर आप होप बेच दो तो 20,000 की चीज़ आप 2 लाख में बेच सकते हो, एंड उस चीज़ के लिए लोग लोन लेके भी देने को तैयार है, है ना। तो तभी आई थिंक जितने जो गरीब जगह हैं या जो गरीब पॉकेट्स हैं वहाँ पे लोग लॉटरी टिकट्स और ये सब ज़्यादा खरीदते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि भाई एक बार लग जाए तो एक बार लग हाँ, तो इसीलिए ये गेमिंग कंपनीज इतना कमा लेती हैं। बट अभी जैसे हमने ये एडटेक कंपनीज की बात करी, ये सब बहुत फंडेड हैं, अभी दिक्कत आ रही है। आपने भी ये कोविड टाइम में शुरू किया, आपने क्यों नहीं फंडिंग की तरफ गए, या आप इसको बूटस्ट्रैप कैसे रन कर पा रहे हैं? क्योंकि आजकल जैसे हमारी यूथ है, काफ़ी ऑडियंस स्टार्टअप में भी इंटरेस्ट रखती है, सबको आजकल लगता है कि भैया कंपनी शुरू होने से पहले मुझे फंडिंग चाहिए, मुझे आइडिया आ गया बस मैं फंडिंग मिले तभी मैं शुरू करूं, या कुछ थोड़ा बहुत कर लिया, फंडिंग मिलेगी तभी मेरी कंपनी सक्सेसफुल होगी। तो आपने तो इसको आई थिंक 60 करोड़ प्लस का आपका एनुअल रेवेन्यू है, प्रॉफिटेबल कंपनी है, 100 फुल टाइम एम्प्लॉइज हैं, तो क्यों आपने फंडिंग नहीं उठाई, एंड बूटस्ट्रैप कैसे आपने इसको क्रैक किया? मल्टीपल फेजेस हैं कंपनी के। जब हमने स्टार्ट किया था उस टाइम हमारे पास ऐसे कोई कॉन्टेक्ट नहीं थे कि मैं फंडिंग के बारे में सोचूं, या मेरे को कोई ऐसे इंसान को मैं जानता नहीं था जो मेरे को फंडिंग देता या दिलवा देता। तो उस टाइम बस स्टार्ट किया था कि यार हम जब बॉस्कोडर स्टार्ट हुआ, इट स्टार्टेड एज अ मेंटरशिप प्लेटफॉर्म, कि हम बस मेंटर कर रहे थे कुछ स्टूडेंट्स को जो कि हमारे जूनियर्स थे। जो दूसरा को-फाउंडर है रजत, ही was from NIT Delhi and he has worked at Microsoft। अच्छा, तो NIT Delhi के जूनियर्स थे जिनको हमने थोड़ी मेंटरशिप शुरू की। मुझे तो लग रहा है सारे माइक्रोसॉफ्ट के एम्प्लॉइज ये पढ़ाना शुरू कर चुके हैं कि माइक्रोसॉफ्ट में कैसे नौकरी मिलेगी। हो सकता है, तो ऐसा हो भी रहा है, बहुत सारे लोग कर रहे हैं ऐसा। इतने सारे यूट्यूबर्स मैंने देखे हैं कि हाँ, बताइए। तो हमने एज अ मेंटरशिप प्रोग्राम शुरू किया था, बस नॉट थिंकिंग अबाउट अ बिजनेस। देन जब हमें बहुत कुछ ट्रैक्शन मिलने लगा NIT दिल्ली से एंड मोर पीपल स्टार्टेड कमिंग टू अस, तो हमने फिर इसको एज अ नॉर्मल जैसे कोचिंग क्लास होती है बट ऑनलाइन, बिकॉज कोविड के टाइम पे था। अगेन वहाँ पे कोई ऐसा नहीं था कि हम बहुत बड़ा $multi billion ब्रांड बनाएंगे, ऐसा कुछ भी थॉट प्रोसेस नहीं था, इतना रेवेन्यू करेंगे वैसा करेंगे, जस्ट एज अ हेल्पिंग
एज ऑफ हेल्पिंग पीपल कि लोग घर पे थे अपने, वो कॉलेज भी नहीं जा रहे थे, कोविड चल रहा था, तो जूनियर्स वर आस्किंग कि यार हम क्या करें, हमें तो कुछ पता ही नहीं चल रहा। तो हमने एक छोटा सा प्रोग्राम शुरू किया, एक कोहोर्ट शुरू किया जिसमें हमारे 30 स्टूडेंट्स थे। एंड ये क्योंकि आपने जैसे बोला आपके जो को-फाउंडर हैं वो माइक्रोसॉफ्ट में काम किए हैं, तो आपने जो अपने कॉलेज के जो सेल ई सेल्स या जो भी कम्युनिटी होती है वहां से ही आपने इनिशियल वहां से इनिशियल स्टूडेंट्स लिए एंड दे वर कमिंग टू रजत कि सर ये चीज बता दो, ये चीज बता दो, कॉलेज तो बंद है, कुछ पता नहीं चल रहा, राइट? बिकॉज रजत वाज इन माइक्रोसॉफ्ट, तो ही वाज काइंड ऑफ अ सेलिब्रिटी फॉर द कॉलेज स्टूडेंट्स। बिल्कुल। सो वहां से हमने एक छोटा सा बैच 20-25 लोगों का शुरू किया एंड उससे हमें इंसाइट आया कि यार दिस कैन बिकम रियली बिग। और ये चीज मतलब हम ये प्रॉब्लम सिर्फ एनआईटी दिल्ली के बच्चों को अगर है तो इमेजिन करो दूसरे कॉलेज जो नॉन एनआईटीज हैं करेक्ट उनमें कितनी होगी, बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी। 99% कॉलेजेस की प्रॉब्लम है, 99% और हर बंदे की प्रॉब्लम है। बिल्कुल। तो हमने वहां से इसको स्केल करना, थोड़ा सा मार्केटिंग शुरू की एंड इस तरह से बॉस कोडर शुरू हुआ। हमने कोई फंडिंग का सोचा नहीं उस टाइम पे। एंड अब अगर मैं देखता हूँ नाउ आई हैव कॉन्टेक्ट्स आल्सो, वी कैन रेज फंड्स, बट अब मुझे जरूरत ही नहीं लगती क्योंकि आप प्रॉफिटेबल अब हम प्रॉफिटेबल हैं, हमारे यूनिट इकोनॉमिक्स सॉर्टेड है एंड फंडिंग के साथ मुझे ऐसा लगता है कि वी विल बिकम मच मोर अकाउंटेबल टू द इन्वेस्टर्स जो कुछ ऐसे वैल्यू नहीं ब्रिंग इन करेंगे इन द बिजनेस, सिर्फ पैसा लाएंगे। तो हम अभी उन चीजों में नहीं जाना चाहते हैं। दैट्स व्हाई वी आर बूटस्ट्रैप्ड, प्रॉफिटेबल हैं, हमारे काम चल रहे हैं, तो हम उसी के साथ आगे बढ़ रहे हैं अभी के लिए। एंड इनफैक्ट क्योंकि इतने सारे फंडेड प्लेयर्स हैं, जैसे स्केलर हो गया और भी बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो इसी फील्ड में, बट फिर भी आपने बूटस्ट्रैप करके कैसे क्रैक किया? क्योंकि यूजुअली हमको लगता है ना कि अगर हम इस फील्ड में घुस रहे हैं एंड बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स हैं जो कि वेल फंडेड हैं, जो कि बहुत मार्केटिंग कर सकते हैं, तो फिर आपको लगा नहीं कि यार हम कर पाएंगे कि नहीं? पहला जो हमारा माइंडसेट ही था ना, वो पहले दिन से हमें ये पता था कि हमें फंडिंग मिलेगी नहीं स्टार्टिंग में। मतलब एक होता है ना, आपको पता है कि मैं किसी को जानता ही नहीं जब, और मुझे पता है कि अगर मैं ऐसे फंडिंग ढूंढने लगूंगा तो बिजनेस नहीं चल पाएगा। बिल्कुल। तो हमने पहले दिन से ही उतनी ही मार्केटिंग की जितने पैसे आए। तो पहला बैच चलाया, उसमें 20 बच्चे आए। 20 बच्चों से हमने, मुझे याद है, हमने फीस रखी थी 5,000 रुपीज पर मंथ। अच्छा। तो 5,000 रुपए करके 20 लोगों से पहले मंथ में 1 लाख रुपए आए। 1 लाख से जितनी मार्केटिंग हो पाई वो हमने की उस महीने में। नेक्स्ट मंथ फिर 1 लाख रुपए आए, उससे जितना हो पाया वो हमने नेक्स्ट मंथ किया। यूनिट इकोनॉमिक्स बिल्कुल सॉर्टेड रखी, हमने कभी पैसा बर्न किया ही नहीं, 1 के 1.5 लगाया ही नहीं कि हमें लॉस हो। तो ये चीज जैसे जैसे हमने वो मार्केटिंग से जैसे लोग आए, तो ग्रोथ हमारी ऐसे 10x नहीं हुई किसी भी साल में, या 100x नहीं हुई, ऑल्दो हम हर साल 4x हो पाए हैं। फर्स्ट ईयर में हमारा रेवेन्यू वाज 1 CR। नेक्स्ट ईयर, कौन सी ईयर की बात है? ये है 21 में हमारा रेवेन्यू वाज 1 CR। 22 में इट वाज 4 CR। एंड लास्ट ईयर इट वाज 15 CR, अगेन 4 टाइम्स 16 CR। और इस बार हम 50 CR पे क्लोज करेंगे। अरे बाप रे। तो हम हर साल 4 गुने हो पा रहे हैं, बट स्टिल 4 गुने हो पा रहे हैं, हम सरप्लस मनी नहीं स्पेंड कर रहे हैं। हम जो पैसा आ रहा है उसी से हम आगे उसी पैसे को यूज करके आगे करेक्ट वो कर रहे हैं। एंड आई थिंक मार्केट की बहुत डिमांड भी, इसीलिए कंसिस्टेंटली आप डिलीवर कर रहे हैं, इसीलिए ग्रो कर रहे हैं। इसीलिए हम कंसिस्टेंटली डिलीवर कर रहे हैं, और हम ओवर डिलीवर नहीं कर ओवर डिलीवरी पे फोकस नहीं कर रहे हैं। हम ऐसा नहीं कर रहे कि मैंने आज ही बहुत हाइपर मार्केटिंग करके एकदम से 1 लाख यूजर्स आ गए और अब मैं उनको डिलीवर नहीं कर पाऊंगा। 1 लाख यूजर्स ले आऊंगा, बट पढ़ाऊंगा कैसे, उसके लिए पूरा सिस्टम है नहीं मेरे पास। तो वो सिस्टम भी धीरे धीरे बिल्ड हो रहा है जैसे जैसे लोग बढ़ रहे हैं, एंड इसीलिए हम आई थिंक अच्छी डिलीवरी कर पा रहे हैं, तो ग्रो कर पा रहे हैं। तो मनीष, ये जो आपका स्टार्टअप है बॉस कोडर अकेडमी, ये एक्चुअल में करता क्या है? ये एक स्किलिंग इंस्टीट्यूट है या टेक स्टार्टअप है या क्या है? अगर मैं बॉस कोडर के बारे में आपको बताऊं तो नाम बहुत बढ़िया है, ये तो मैं बताऊंगा। नाम सही चूज किया है। ठीक, थैंक यू वेरी मच। बॉस कोडर के बारे में अगर बताऊं तो बॉस कोडर एक अपस्किलिंग प्लेटफॉर्म है। बिल्कुल सिंपल टर्म्स में बताता हूं तो हम टेक इंजीनियर्स को हेल्प करते हैं टू बिकम वेरी वेरी गुड एट व्हाट दे डू। अगर आपको टॉप 1% टेक इंजीनियर्स बनना है तो आप बॉस कोडर के प्रोग्राम्स हैं, अपस्किलिंग प्रोग्राम्स, आप उनमें इनरोल हो सकते हो। हमारे पास मेजरली 3 प्रोग्राम हैं।
1 is for software engineering, 1 is for data analyst and 1 is for data science. कैसे डेटा एनालिस्ट और साइंस अलग होता है? अलग होता है. डेटा एनालिस्ट होता है अगर आपको सिर्फ डेटा को एनालाइज करना है, उस पर कुछ मशीन लर्निंग नहीं करनी है. अच्छा. डेटा साइंस होता है कि आपको डेटा को एनालाइज भी करना है एंड देन उसके ऊपर कुछ मशीन लर्निंग मॉडल्स लगाने हैं जो फ्यूचर भी प्रिडिक्ट कर सके, तो उसको डेटा साइंस बोल देते हैं. एंड प्रीवियस डेटा से कुछ इंसाइट्स निकालने हैं तो वो डेटा एनालिस्ट हो गया. ये 2 अलग अलग रोल्स होते हैं. तो ये 3 प्रोग्राम है हमारे. अगर मैं डेटा साइंस से शुरू करूं, डेटा साइंस प्रोग्राम के अंदर हम पाइथन पढ़ाते हैं, मैथ्स पढ़ाते हैं एंड देन मशीन लर्निंग पढ़ाते हैं. डेटा एनालिस्ट की बात करूं तो सीक्वल पढ़ाते हैं. सारे स्किल्स जो विजुअलाइजेशन टूल्स पढ़ाते हैं, ये सारे स्किल्स जो डेटा एनालिस्ट के लिए चाहिए वो कराते हैं. सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की बात करूं तो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स कराते हैं, सिस्टम डिजाइन कराते हैं, फुल स्टैक डेवलपमेंट कराते हैं. ये 3 हमारे प्रोग्राम है, यही हम कराते हैं. एंड आई फील कि यार इस फील्ड में तो काफ़ी कंपटीशन है. मतलब लोग 5,000 में भी कोर्स बेच रहे हैं, कोई 10,000, कोई 50,000 एंड कोई 2-3 लाख के भी कोर्सेज हैं. एंड फिर कॉलेजेस तो हैं जहाँ पे कंप्यूटर साइंस बच्चे सीखते हैं, 20-30 लाख के हैं. तो आपका क्या यूएसपी है? आप कंपटीशन से अपने आप को कैसे अलग मानते हैं? मैं बात करूं बॉस कोडर की, तो बॉस कोडर की एक फिलॉसफी है कि जो भी प्रोग्राम हमने डिज़ाइन किए हैं या हम फ्यूचर में करेंगे, सारे एंड टू एंड प्रोग्राम होंगे. मतलब एंड टू एंड प्रोग्राम का मतलब है कि वो आउटकम फोकस्ड होंगे. वो सिर्फ एक चीज़ पे फोकस नहीं करेंगे कि आपको सिर्फ पढ़ा दिया या सिर्फ आपको जॉब दिला दी या सिर्फ आपको मेंटरशिप करा दी. हमारा प्रोग्राम एंड टू एंड है. मतलब आप आओगे जब आपको शायद कुछ भी नहीं आता एंड जब आप निकलोगे तो हम आपका प्लेसमेंट करवा के आपको भेजेंगे बॉस कोडर से वापस. ओके. तो एंड टू एंड प्रोग्राम है. आपको हर चीज जो चाहिए अपस्किल करने के लिए वो सारी मिलती है. ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको कोर्स दे देंगे. हम मेक श्योर करेंगे कि आप वो कोर्स कर भी रहे हो. आपके कांस्टेंट एग्जाम्स कराएंगे कोर्स के बीच में. आपके मेंटरशिप सेशंस होंगे. अगर आप अच्छा नहीं करोगे तो आप, जैसे हमारे स्कूल में क्लास टीचर होता था, क्लास टीचर क्या करता था, पेरेंट टीचर मीटिंग करता था. अगर आप अच्छा नहीं करते तो आपके पेरेंट्स को बताया जाता था, अच्छा करते थे तो भी बताया जाता था. सिमिलरली आपके साथ स्टूडेंट सक्सेस मैनेजर हर वीक मीटिंग करेगा, आपको बताएगा कि आप क्या कर रहे हो एंड आपको क्या करना है आगे. तो ये चीजें हम सिर्फ पढ़ाई तो टॉप लेवल की करा ही रहे हैं, बट वो पढ़ाई आप एक्चुअली में कर भी रहे हो या नहीं कर रहे, ये भी चेक कर रहे हैं. कांस्टेंट मॉनिटरिंग कर रहे हैं, एग्जाम्स दिला रहे हैं, मॉक इंटरव्यूज हो रहे हैं एंड देन आपका प्लेसमेंट में भी हेल्प करते हैं हम, कि आपको प्लेसमेंट सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं. तो दोस्तों ये था पॉडकास्ट मनीष के साथ. होपफुली आपको काफ़ी इंसाइट्स मिले होंगे, आपको समझ आया होगा कि कैसे आप भी अपनी कोडिंग की जर्नी शुरू कर सकते हैं. AI/ML का क्या फ्यूचर है, आपको इस फील्ड में बिजनेस करना है तो क्या क्या अपॉर्चुनिटीज दिखती हैं एंड होपफुली कैसे आप भी बढ़िया जॉब्स क्रैक कर सकते हो, इसके बारे में भी इंसाइट्स मिल गए होंगे. तो पॉडकास्ट पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना. नीचे कमेंट करना कि बेस्ट पार्ट कौन सी लगी. एंड आगे हम ऐसे जबरदस्त एंटरप्रेन्योर के साथ जल्दी नए पॉडकास्ट के साथ आएंगे. एंड थैंक यू मनीष कि आपने इंसाइट शेयर किए. होपफुली ऑडियंस को काफ़ी मज़ा आया होगा एंड नई चीज़ें भी सीखी होंगी एंड आप ऐसे ही और स्टूडेंट्स को अपस्किल करके देश को आगे और बढ़ाएं. थैंक यू अर्नब, थैंक यू वेरी मच.